संसद के मानसून सत्र में गतिरोध के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने भी पर्चा भरा। श्रीलंका में कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इसके अलावा और भी बहुत अहम समाचार हैं आज की खबर में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। बुलेटिन में होंगी देश और दुनिया की हर अहम खबर, राज्यवार समाचार और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। श्रीलंका में गंभीर संकट, स्थिति कई मायनों में अभूतपूर्व। विदेश मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में दी जानकारी। बैठक में 28 पार्टियों के 38 नेता हुए शामिल। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव कल। गतिरोध से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। अवरोध पर लोकसभा अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। सामूहिक विनाश के हथियार से जुड़े संशोधन विधेयक पर विचार के लिए राज्यसभा में नहीं हो पाई चर्चा। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने भरा पर्चा। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से मुकाबला। 6 अगस्त को मतदान। दुनिया में विकास का नेतृत्व कर सकते हैं भारत और अफ्रीका। दिल्ली में सीआईआई एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव में वाणिज्य मंत्री का संबोधन। उपराष्ट्रपति से भी मिला प्रतिनिधिमंडल। गुजरात में फिर से बारिश ने पकड़ी रफ्तार। महाराष्ट्र के 3 जिलों में बारिश और बाढ़ का कहर। मध्य प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से डूबे कई इलाके। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मतपेटियां दिल्ली आनी शुरू हो गई हैं। वोटों की गिनती 21 जुलाई को संसद भवन परिसर में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद पुस्तकालय भवन में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक की। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत मंत्रालय के कई अधिकारी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। बांग्लादेश के दौरे पर गए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से ढाका में मुलाकात की। उन्होंने बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ पीस सपोर्ट एंड ऑपरेशन ट्रेनिंग का भी दौरा किया। एआईएडीएमके ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम को राज्य विधानसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाने की घोषणा की। पूर्व मंत्री आरबी उदय कुमार को सर्वसम्मति से राज्य विधानसभा में पार्टी का उपनेता नियुक्त किया गया है। गुजरात के दाहोद में मालगाड़ी के पटरी से उतरने और 30 घंटे से अधिक समय से मार्ग से अवरुद्ध रहने के कारण 39 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 58 अन्य का मार्ग बदला गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के दौरे पर हैं। वो ऐसे समय में तेहरान की यात्रा कर रहे हैं जब अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान को लेकर उसके विरुद्ध लामबंद हैं। अमेरिका के मोंटाना राज्य के बिलिंग्स शहर में गोलीबारी में 18 माह के बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। ये स्थान ग्लेशियर नेशनल पार्क के ठीक बाहर है। युवा निशानेबाजों अनीश भानवाल और रिद्धम सांगवान ने आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का कांस्य पदक जीता है। जाने माने पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया। वे कुछ समय से कई बीमारियों से पीड़ित थे। प्रधानमंत्री ने भूपेंद्र सिंह के निधन पर दुख जताया है। और अब खबरें विस्तार से। श्रीलंका में बहुत गंभीर संकट है और स्थिति कई मायनों में अभूतपूर्व है। श्रीलंका संकट पर सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बातें कही। विदेश मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे पड़ोसी देश की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मामला करीबी पड़ोसी से संबंधित है। हम स्वाभाविक रूप से परिणामों को लेकर चिंतित हैं। बैठक में कांग्रेस के पी चिदम्बरम, मणिकम टैगोर, एनसीपी के शरद पवार, डीएमके के टीआर बालू और एमएम अब्दुल्ला, एआईएडीएमके के एम थम्बिदुरई, टीएमसी के सौगत राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, तेलंगाना राष्ट्र समिति के केशव राव, बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे, वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी, एमडीएमके के वाइको ने हिस्सा लिया।
श्रीलंका पिछले 7 दशकों में सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जहां विदेशी मुद्रा की कमी के कारण भोजन, ईंधन और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं के आयात में बाधा आ रही है। The meeting was called because we wanted all the leaders, all the parties in the country to appreciate that there is a very serious crisis in Sri Lanka. That the situation there is unprecedented in terms of the what we are seeing, the financial and social and political consequences of that. और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, श्रीलंका इस वक्त सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में इस संकट पर सर्वदलीय बैठक हुई। ये सर्वदलीय बैठक कितनी अहम है और क्या कुछ जानकारी मिली है? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव भी है कल और इसमें त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सरकार ने सांसदों के मन की बात भांप ली और सभी दलों के अंदर ये बात चल रही थी कि श्रीलंका जो हमारा एक तरह से कहें कि करीबी जो पड़ोसी है, हमारे पारिवारिक संबंध है श्रीलंका के लोगों के साथ, सांस्कृतिक संबंध है और ऐसे में आर्थिक संबंध भी हमारे काफी गहरे हैं। और ऐसे में अगर श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो उसका क्या असर पड़ सकता है भारत पे और भारत किस तरीके से श्रीलंका की मदद कर रहा है और आगे भी कर सकता है। तो ये सवाल सांसदों के जेहन में थे और जिसका कि आज सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया और उस बैठक में देखिए 8 मंत्री उपस्थित थे और उसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी थे। तो प्रेजेंटेशन का 2 पार्ट था। एक तो पार्ट ये था कि भारत ने किस तरह से श्रीलंका की मदद की है और विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि दुनिया में अगर किसी एक देश ने सबसे ज्यादा श्रीलंका की इस समय मदद की है तो वो भारत है और किसी देश ने श्रीलंका की इस तरीके से संवेदनशीलता के साथ मदद नहीं की। 3.8 अरब डॉलर की मदद या तो वो लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में हो या सामान के रूप में हो या अनुदान के रूप में हो, सारे को मिला के 3.8 अरब डॉलर का हमने मदद किया है। और विदेश मंत्री ने यह साफ किया कि श्रीलंका की बातचीत IMF के साथ चल रही है और श्रीलंका जिस तरीके के संकट में है उसमें IMF ही सर्वोत्तम संगठन है जिसके माध्यम से जो निर्णय निकलेगा उसमें भारत क्या मदद कर सकता है, उस निर्णय के मुताबिक उसके बारे में भारत तैयार है श्रीलंका की मदद करने के लिए। तो ये तो बात पहली हुई। दूसरी बात जो कई सांसदों के मन में ये बात थी कि श्रीलंका किस हालत में, इस हालत में किस तरीके से पहुंच गया और भारत के लिए इससे क्या सीख ली जा सकती है। तो इस बैठक में सरकार की तरफ से ये कहा गया कि देखिए, भारत में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भारत कभी श्रीलंका की स्थिति में नहीं जा रहा है, न जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिजर्व काफी है, हमारी आर्थिक गतिविधियां काफी मौजूद है। लेकिन एक जो रेड हेरिंग है, जो खतरे की एक घंटी कई बार बजती है, कई बार बजाया भी गया है कि जो एक मुफ्त रेवड़ियां बांटने की बात जिसे आजकल कही जा रही है आम मुहावरों के में कि फ्रीबीज देना सरकारों को सोचना पड़ेगा, राज्य सरकारों को सोचना पड़ेगा कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जो एक राजनीतिक जो तरीके हैं उस तरीके पर लगाम लगानी पड़ेगी। एक फिस्कल प्रूडेंस मतलब वित्तीय अनुशासन लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल, वित्तीय अनुशासन लागू करने की आवश्यकता है। अखिलेश, बिल्कुल सही कहा आपने। इस तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने आज नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके समेत कई विपक्षीय नेता मौजूद रहे। विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 जुलाई नाम वापसी की आखिरी तारीख है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को मतदान होगा। महंगाई, कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने और रक्षा सेवाओं में भर्ती की अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के अवरोध की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अवरोध के बीच ही उपसभापति ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली, विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 पेश करने को कहा। उपसभापति ने सदस्यों से बार बार अनुरोध किया कि वे अपने स्थान पर लौट जाएं और विधेयक पर चर्चा होने दें। आखिरकार अवरोध के बीच सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
weapons of mass destruction and their delivery systems, prohibition of unlawful activities amendment bill 2022 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अवरोध किया, जिसके कारण कार्यवाही बाधित हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, लेकिन कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अवरोध के बीच ही कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछे और संबंधित मंत्रियों से जवाब दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने फिर से अवरोध किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 20 जुलाई 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जा रही है। सांसद श्रीकांत शिंदे समेत शिवसेना के 12 लोकसभा सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। साथ ही उनसे निचले सदन में अपनी पार्टी का नेता बदलने का आग्रह किया। शिवसेना के बागी सांसदों ने ऐसे समय में ओम बिरला से मुलाकात की है जब एक दिन पहले ही पार्टी के सदन के नेता विनायक राउत ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा था, जिसमें विरोधी खेमे से कोई ज्ञापन स्वीकार नहीं करने का अनुरोध किया गया था। अभी ये 12 सांसद जो है उन्होंने भी हमारी बाला साहेब ठाकरे जी के जो विचार वाली जो भूमिका है उसे स्वीकार किया है, उसको समर्थन दिया है, ताकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो विधायक लोगों ने जो भूमिका ली हुई है वो लोगों के हित की है और राज्य के विकास की है। इसलिए मैं ये 12 सांसद जो है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अफ्रीका दुनिया में विकास का नेतृत्व कर सकते हैं। भारत अफ्रीका को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। दिल्ली में भारत अफ्रीका विकास साझेदारी पर सीआईआई एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका पीने के पानी, साजो सामान, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, फिनटेक और सौर ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में किफायती समाधान निकालने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अफ्रीका को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। I think together we can solve several global issues, and I'm sure the engagement that CII and Exim Bank have put together along with all the African nations will certainly play a very critical role in our shared future and prosperity for the people of Africa and India. वहीं दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अफ्रीकी नेताओं के साथ संयुक्त बैठक की। उन्होंने पारस्परिक भारत अफ्रीका संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अफ्रीका संबंध साझा इतिहास, सांस्कृतिक मूल्यों और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित है। अपनी हाल की अफ्रीका यात्रा को याद करते हुए उन्होंने पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से भारत अफ्रीका संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। नेताओं ने अपने अपने देशों में कोविड के बाद आर्थिक सुधार की स्थिति और उस प्रयास में भारत की संभावित मदद पर भी चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गैर बीजेपी राज्यों समेत सभी राज्यों से मंजूरी मिलने के बाद आटा समेत अन्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाया गया है। दूध, दही और आटा जैसे दैनिक इस्तेमाल के उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाने को लेकर आलोचनाओं के बीच वित्त मंत्री का ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल ने 5% जीएसटी लगाने पर सहमति जताई थी। उन्होंने कहा कि ये निर्णय जीएसटी परिषद की बैठक में आम सहमति से लिया गया है। बैठक में सभी राज्य शामिल थे। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। संसद सत्र से जुड़ी दिन भर की खबरें, हाईएस्ट रिकॉर्ड पर गंभीर मुद्दों पर बहस,
definitely like to quote. अहम बिलों पर चर्चा। I rise to oppose this bill. राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई का सारांश सदन दिन भर सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। बात जो आप जानना चाहें, बात जो आप सुनना चाहें, लोकतंत्र से जुड़ी हर वो खबर जिसका सरोकार होता है आपसे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। राज्यसभा के लिए मनोनीत एथलीट पीटी उषा ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक की कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को स्वीकृति देने के साथ ही 18 नई नगर पंचायतों के गठन को भी सहमति दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सर्वदलीय बैठक की। इसमें उन्होंने मुहिम को जन जन तक पहुंचाकर सफल बनाने का आश्वासन दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 जुलाई को गुजरात के सूरत का दौरा करेंगे। वो गुजरात के लोगों के लिए पार्टी की पहली गारंटी की घोषणा करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर प्रदेश में 28 जुलाई से हरेली तिहार से गौमूत्र की खरीद की शुरुआत की जाएगी। गौमूत्र की खरीदी के लिए न्यूनतम राशि 4 रुपए प्रति लीटर प्रस्तावित की गई है। हरियाणा के मेवात में डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के मामले में जांच शुरू हो गई है। वो नूह में अवैध खनन की घटना की जांच के लिए गए थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई। तमिलनाडु में 17 जुलाई को कलाकुरिची में हुई हिंसा और तोड़फोड़ की घटना की गहन जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने छात्रा का नए सिरे से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच 4,898 तीर्थयात्रियों का 20वां जत्था दक्षिण कश्मीर में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारत तिब्बत सीमा पर बादल फटने से कुछ गांवों में बाढ़ आ गई। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और अब खबर बारिश और बाढ़ के कहर की। बाढ़ का कहर और सबसे पहले बात गुजरात की। गुजरात में पिछले 2 दिनों से थमी बारिश एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। मौसम विभाग ने अरावली, महिसागर, साबरकांठा और दाहोद में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अहमदाबाद और वडोदरा में बारिश के बाद एक बार फिर से लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट है। इस बार मानसून गुजरात में शुरुआत से ही मेहरबान है। राज्य में अब तक सीजन की 58.32% बारिश हो चुकी है। सूखाग्रस्त कच्छ जिले में इस बार 100% से अधिक बारिश हुई है। सूरत के आसपास के जिलों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे सूरत का सबसे बड़ा उकाई डैम लबालब हो गया है। इसके चलते आज सुबह डैम के 13 गेट खोलने पड़े। मूसलाधार बारिश के कारण महाराष्ट्र के 3 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं राज्य में 1 जून से अब तक बारिश और बाढ़ के कारण 105 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य बारिश हो रही है, लेकिन रत्नागिरी, गढ़चिरौली और वर्धा जिलों में नदियों के उफान पर होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है।
मूसलाधार बारिश से कई गांव डूबे हुए हैं, जिससे लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चंद्रपुर में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यहां कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सावन के पहले सोमवार को मध्य प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाके डूब गए। मालवा निमाड़ अंचल में हुई झमाझम वर्षा से उज्जैन में शिप्रा में तूफान आ गया और पानी उफान पर आ गया, जिससे कार्तिक मेला मैदान से जुड़ा छोटा पुल और रामघाट के कई मंदिर पानी में डूब गए। हालांकि शहर में जलापूर्ति के मुख्य केंद्र गंभीर बांध में पानी लबालब भर गया, जिससे निचले इलाकों के लिए खतरा बढ़ गया है। राजस्थान के अनेक इलाकों में मानसून की मूसलाधार बारिश लगातार जारी है और बीते 24 घंटे में सबसे अधिक 203 मिलीमीटर बारिश बांसवाड़ा के भूगड़ा में दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में राज्य के बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर, सिरोही, कोटा और राजसमंद जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक 203 मिलीमीटर बारिश भूंगड़ा बांसवाड़ा में दर्ज की गई है। राज्य के कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में मानसून आगामी 24 घंटे तक सक्रिय रहने और कहीं कहीं पर भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से टनकपुर में एक स्कूल बस पानी के तेज बहाव में बह गई। किकोरा नाले के पार करते वक्त एक स्कूल बस पानी के तेज बहाव में बह गई। हालांकि घटना के वक्त बस में बच्चे नहीं बैठे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से ड्राइवर और कंडक्टर को बाहर निकाला। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। सांसदों ने उम्मीदवारों के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सहित 3 लोगों के नामों का प्रस्ताव किया है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए 20 जुलाई को चुनाव होने हैं। श्रीलंका की संसद ने सूचना दी है कि सांसद रानिल विक्रमसिंघे, दुल्लास अल्लाह पेरुमा और अनुरा कुमारा दिनासायके राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। नए राष्ट्रपति नवंबर 2024 तक पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे के शेष कार्यालय के लिए पद पर रहेंगे। इस बीच श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंद्रा यापा अबेवर्दने की शिकायत के बाद संसद परिसर में और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संसद परिसर में और उसके आसपास पुलिस और सेना को तैनात किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद को लेकर हुए एक और मतदान में ऋषि सुनक 118 वोट पाकर फिर शीर्ष पर रहे, जबकि केमी बेडनोच दौड़ से बाहर हो गए हैं। मंगलवार को चौथे दौर में उन्हें 118 वोट मिले। कारोबार मंत्री पेनी मॉन्ड्रेट 92 मतों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद विदेश मंत्री लिज ट्रस को 86 मत मिले हैं। कल आखिरी दौर का मतदान होगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं रोम में आयोजित प्रदर्शनी की तस्वीरों के साथ, जिसमें तिब्बत की पौराणिक तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।